हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना को थोड़ा कल देख चुके हैं, आज हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं बताओ, देखे। उद्देशिका। दिख रहा है क्या पीछे ये? ठीक है, चेंज चेंज कर लेते हैं। अब तो दिख रहा है। प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका। देखो, एक बार मैं वापस से प्रस्तावना को पूरा लिख रहा हूं आपके सामने। आप एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि उसी प्रस्तावना को हम डिटेल से आगे देखेंगे। एक एक शब्द को, शब्दावली को देखेंगे। आजकल प्रश्न प्रस्तावना में शब्दावली से आता है। जैसे पूछ ले, गणराज्य से क्या अभिप्राय है, लोकतंत्रात्मक से क्या अभिप्राय है, समझ गए क्या? तो मैं पहले, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो मेरे साथ साथ प्रस्तावना को लिखते हुए चलेंगे। पहले मैं एक बार प्रस्तावना पूरी लिख देता हूं कि प्रस्तावना है क्या, फिर उसके बारे में आगे चर्चाएं फिर करेंगे, ठीक है। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे जो विद्यार्थी सिर्फ आज ही जुड़े हैं। देखो, प्रस्तावना। हम भारत के लोग। दिख रहा है क्या पीछे? अच्छा, पीछे दिख रहा है क्या? हम भारत के लोग। लिखते हुए चलो मेरे साथ साथ, ताकि समय का उपयोग हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, दिख रहा है क्या पीछे? पर ये और बड़ा करूं? दिख रहा है। लोकतंत्रात्मक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक। देखो, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रस्तावना में ये सामाजिक शब्द कहां कहां की अवधारणा से लिया गया, ऐसे। स्वतंत्रता कहां से लिया गया, ऐसे करके आएगा। आगे चर्चाएं करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, कहां से लिए गए ये तीनों अवधारणा? ये न्याय शब्द कहां से ली गई है, पहले बताओ देखे आप। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? मैं जब बता रहा था अन्य देशों से स्रोत लिए गए हैं, उनमें देखो, रूस से लिया गया है ये, है ना। प्रस्तावना में ये तीनों शब्द कहां से लिए गए थे? रूस से। तो इनका बातों का ध्यान रखो। राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए
अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, याद हो गया क्या आप लोगों को? कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो गया क्या? नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे एक दो बार हम समझेंगे तो हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में, है ना, तारीख 26 नवंबर 1949, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तो लिखेंगे सीधा तारीख 26 नवंबर 1949, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कोष्टक में लिखेंगे मिति, ये हिंदू पंचांग के अनुसार है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, कोष्टक बंद, 26 नवंबर 1949, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, बताओ बोलो, अधिनियमित और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपनी प्रस्तावना है। एक बार सब मेरे साथ धीरे धीरे आवाज में दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर, कभी कभार क्या होता है, ये दे देता है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी,
है ना। विक्रमी 2006 थी उस समय। यदि हम संवत के अनुसार, विक्रम के अनुसार निकाले ना, ये इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि विक्रम संवत लगभग 56 वर्ष आगे चलता है अपने से। कितने वर्ष? 56 वर्ष। अब बात हो रही है 1949 में, और यहाँ 2006 आ रहा है, इसका मतलब आगे चलता है विक्रम संवत। क्या चलता है? आगे, है ना। ये अपनी प्रस्तावना, इसको अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आएगा, देखो, पंथ निरपेक्ष दे देगा पहले, फिर दे देगा समाजवादी, ऐसे बीच में से प्रतिष्ठा पूछेगा, क्रम से सेट करो। तो आपको क्रम से सेट करना है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो ये प्रस्तावना है। अब समझो प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या बातें हुई है। आप याद करो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 की डेट याद है क्या? क्या याद है? देखिए बताओ उस दिन क्या हुआ था। 13 दिसंबर को कौन सी बैठक थी संविधान सभा की? 5वीं बैठक थी। याद है ना सबको? संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? देखिए बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने, तारीख क्या थी इस दिन? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, कहा? संविधान सभा में क्या किया था बताओ। देखे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 5वीं बैठक में पेश किया जाता है। और तारीख उस दिन क्या होती है? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के द्वारा इसे पारित कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। ये मैं आपको पहले जब संविधान सभा पढ़ा रहा था ना, वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाया है। 13 दिसंबर की जो डेट लगवाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि इस दिन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसको 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। अब देखो यहां मैंने बात किया है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है ये? उद्देश्य प्रस्ताव। मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? प्रस्तावना। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका मतलब यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना है। देखो इधर आगे की चर्चाएं करूं तो मैं 17 अक्टूबर 1949 को क्या था? दूसरा वाचन चल रहा था, संविधान का दूसरा वाचन। याद है क्या? कब से कब था संविधान का दूसरा वाचन? पहले तो पहला वाचन बताओ। देखे, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। अच्छा, दूसरा वाचन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। इसका मतलब दूसरा वाचन हो रहा था। प्रश्न आएगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कौन से वाचन में स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949। और मैं कह दूं ये संविधान का कौन सा वाचन था? संविधान का दूसरा वाचन था, है ना? दूसरा वाचन। और इसमें क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को किस रूप में? प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया कि आज से जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या कहलाएगा? प्रस्तावना। इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। यहां तक कल हम देख चुके थे, है ना? यहां तक हो गया था क्या सबके? यहां से अब आगे चलेंगे। किन किन की ये लिखा हुआ नहीं है? आपने लिख लिया था क्या ये? ठीक है, अब हम इससे आगे चलेंगे। ये सामान्य बातें थी कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कब कहा गया? अरे ये प्रश्न आया हुआ है ना? कब? 17 अक्टूबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को किस रूप में स्वीकार किया गया?
प्रस्तावना के रूप में। उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही बात है। अब चलते हैं हम आगे, है ना। जो विद्यार्थी नए आए हैं उनको लिखवाएं क्या सर, लिख लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं। आप हेडिंग लगाओ, प्रस्तावना से संबंधित विवाद। सभी हेडिंग लगाएंगे। प्रस्तावना से संबंधित विवाद। प्रस्तावना से संबंधित विवाद, हेडिंग लगाओ सबके सब, प्रस्तावना से संबंधित विवाद। लगा लिए सबने? अब देखो, अब समझते हुए चलना अच्छे से, यहां से नहीं समझ में आया तो फिर मामला खराब है। देखो इधर, प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में 3 विवाद आए। 3 प्रकार के विवाद देखने को मिले। समझ रहे हैं इस बात को? सर्वोच्च न्यायालय में जो विवाद आए हैं प्रस्तावना को लेकर, वो 3 प्रकार के आए हैं। कैसे कैसे आए हैं उसको आगे देखेंगे। उससे पहले उन विवादों को देखें कि कैसे विवाद आए हैं। लिखना नहीं है, पहले समझना है। देखो, मैं बात करूं, क्या विवादों को देखो, क्या प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अंग, या इसी को क्या कह सकते हैं अपन, भाग है। देखो, पहला विवाद तो क्या आया, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है क्या? पहला विवाद तो ये आया। आप किसी को पता है क्या है, क्या है या नहीं? नहीं पता, है ना। आगे देखते हैं कि कैसे कैसे, कब माना गया कब नहीं माना गया। पहला जो विवाद आया वो तो ये आया, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या लगा हुआ है इसका मतलब? नहीं पता। विवाद आएंगे आगे देखेंगे। दूसरी जो बात आई वो आई, क्या प्रस्तावना में, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये दूसरा विवाद आया, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या? ये बात दूसरी विवाद आया। तीसरा एक और विवाद आया, वो है क्या प्रस्तावना, वाद, वाद को ही हम कह सकते हैं न्याय, वाद ही तो है ये। क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? क्या हम प्रस्तावना से न्याय ले सकते हैं क्या? जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं, पता है ना। मतलब मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, क्या हम प्रस्तावना के तहत भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये बात सामने आई। क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? ये 3 प्रकार के विवाद देखने को मिले। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? प्रश्न कैसे आएगा आगे मैं आपको जैसे ही विवादों को बताऊंगा, मामलों को बताऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से मामला आया और कौन कौन से मामले में इनको माना है कि नहीं माना सर्वोच्च न्यायालय ने। देखो, पहला तो ये कह रहा है कि संविधान का अंग है। संविधान है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, क्या इसी का भाग है क्या प्रस्तावना? ये कहा गया, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जैसे मूल अधिकारों में भी किया जा सकता है, पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना। आर्टिकल 368 यही कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं और वो भी संसद कर सकती है। तो यहां पर बात आई, क्या संशोधन किया जा सकता है? तीसरा जो वाद था वो था, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है क्या? क्या हम प्रस्तावना से न्याय ले सकते हैं क्या न्यायालय में जाके? ये 3 वाद देखने को मिले। हेडिंग लगा लो, ये संबंधित विवाद, और तीनों विवादों को लिख लो। ऐसे लिखो, पहले नीचे वाले लाइन में डैश करके, ये हेडिंग हो गई ना, इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित, संबंधित विवाद। ये हेडिंग लगा ली थी ना, संबंधित विवाद निम्न प्रकार से
संबंधित विवाद निम्न प्रकार से प्रस्तावना से संबंधित विवाद निम्न प्रकार से है, ऐसे करके तीनों लिख दो। लिखो नंबर एक, निम्न प्रकार से है। नंबर एक, क्या प्रस्तावना, नंबर एक जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लो। नंबर एक, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अंग या भाग, ओब्लिक करके लिख देना, भाग है। नंबर दो, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? नंबर तीन, क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? लिख लिया? क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है, लिख लिया क्या तीनों? अब हम तीनों को डिटेल से देखेंगे। देखो हमारे सामने तीन प्रश्न आ रहे हैं, समझो इस बात को, आगे इनका आंसर ढूंढेंगे अपन। पहला जो प्रश्न आ रहा है, क्या अंग है? आप दोगे आगे आंसर इनका कि है कि नहीं है, क्योंकि हम वाद पढ़ने वाले हैं, विवाद पढ़ने वाले हैं। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हमें अभी नहीं पता, पर आगे देखेंगे। क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? नहीं पता, पर आगे देखेंगे। यदि वाद योग्य होगा तो हम हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। संशोधन किया जा सकता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। ये तीन प्रश्न देखने को मिल रहे हैं अपन को। अब तीनों प्रश्नों को डिटेल से अपन आगे देखते हैं, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो हेडिंग लगाओ अब नीचे वाली लाइंस में, प्रस्तावना से, प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में निम्न सर्वोच्च न्यायालय में निम्न मामले आए, निम्न मामले आए, ये हेडिंग लगा लो कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से मामले आते हैं और उनमें सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या निर्णय देता है, ये हम देखने वाले हैं। ये हेडिंग लगा लो, सर्वोच्च न्यायालय में निम्न मामले आए। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ठीक है। देखो जो नीचे वाले में फिर से लगाएंगे। नंबर एक, जो पहला मामला आया सर्वोच्च न्यायालय में, वो आया, कौन सा आया? पेरूबारी बनाम भारत संघवाद, है ना? भारत संघवाद। ये बेरूबारी नाम से व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला लेके आया प्रस्तावना को लेकर, और भारत संघ इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आ रहा है। तो बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, और ये आता कब है मामला सर्वोच्च न्यायालय में? 1960 में। एज इट इज लाइन लिख दो नंबर एक लगा के, बेरूबारी बनाम भारत संघवाद। जो पहला वाद आता है सर्वोच्च न्यायालय में, वो किस नाम से आता है? बेरूबारी बनाम भारत संघवाद। अब देखो इसमें हमारे पास तीन प्रश्न थे, याद आ रहा है क्या तीनों प्रश्न? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? ये तीनों प्रश्न दिमाग में डाल लो पहले तो, क्योंकि इनका आंसर जब आएगा जब आपको प्रश्न याद होंगे। अंग है, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, वाद योग्य है या नहीं है, ये है। अब देखो इस बेरुबारी मामले को सर्वोच्च न्यायालय सुन लेता है, सुनने के बाद में निर्णय देता है सर्वोच्च न्यायालय। मैं लिखवाऊंगा इसको डिटेल से। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे रहा है, निर्णय दे रहा है क्या? प्रस्तावना में जो पहला निर्णय आ रहा है वो आ रहा है, प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं है। बोलो पहले प्रश्न का आंसर मिला कि नहीं मिला? अरे मिल गया क्या? वहां क्या लिखा हुआ था? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? यहां कह दिया नहीं है। कौन कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे रहा है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न आए आपके सामने कि कौन से वाद में, कौन से वाद में, ये वाद ही है ना। निम्न मामले आए, मामलों को ही हम वाद कहते हैं, वाद या विवाद, है ना। कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो क्या लिखोगे? बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है। दूसरा निर्णय दिया, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। लो साहब, दूसरे प्रश्न का भी बेरुबारी में क्या निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इनको समझो आप, इन वादों को कि क्या निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, कम से 5 से 6 वाद देखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आगे क्या कह रहा है। अपने निर्णय को बदलेगा सर्वोच्च न्यायालय आगे, है ना। प्रस्तावना आगे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं, है ना, के विचार और भावनाओं को जानने की कुंजी है, इसलिए इसमें मूल ढांचे में इसका क्या संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार और भावनाओं, विचार और जानने की कुंजी है। मतलब इसमें कहा गया कि संशोधन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संविधान निर्माताओं के विचार है, इसमें इनकी भावनाएं हैं, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये था बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1860 वाद। क्या समझ में आया? हेडिंग लगाओ, बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1960 और नीचे वाली लाइन में जो मैं कह रहा हूं वैसे लिखो। नीचे वाले लाइन में लिखो, बेरुबारी बनाम भारत संघ मामले में, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, ये हेडिंग हो जाएगी। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, बेरुबारी बनाम भारत संघवाद में, बेरुबारी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी बनाम भारत संघवाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया, निम्न प्रकार से निर्णय दिया। और नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो निर्णय क्या क्या थे। में लिखो, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिख दो, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अभी मैं आपसे प्रश्न पर चर्चाएं करूंगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नीचे वाले लाइन में नंबर 2 लगा के दूसरा निर्णय लिख दो या सीधा लिख दो, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। मैं आगे पूछूंगा आप लोगों से कि बताओ कौन से वाद में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो आप क्या बोलोगे? बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1960 में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता था।
नीचे वाले लाइन में लिखेंगे या नंबर 3 लगा के लिखो। तीसरा निर्णय, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं के विचारों और के विचारों और के विचारों और के विचारों और भावनाओं को जानने की कुंजी है, भावनाओं को जानने की कुंजी है। ठीक है, लिख लिया क्या बेरुबारी वाद समझ में आ गया? आगे चलते हैं दूसरे वाद में। ये हो गया पहला वाद, अब चलते हैं हम आगे दूसरे वाद में। नंबर 2, हेडिंग लगाओ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, है ना। ये पंजाब की तरफ से वाद आया, गोलकनाथ नाम से व्यक्ति थे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और ये वाद कब आता है? 1967 में, 1967 1967 में ये वाद आता है सर्वोच्च न्यायालय में। स्टार्टिंग में हेडिंग लगा चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में निम्न प्रकार से मामले आए प्रस्तावना को लेकर। जो दूसरा मामला आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और ये कब आ रहा है? 1967 में। देखो इधर, इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और ये निर्णय देने वाले कौन थे? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे इस समय। मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। गोलकनाथ पंजाब राज्यवाद में उन्हीं बातों को कहा गया कि आप बार बार क्यों लेके आ रहे हो। जब बेरुबारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान का अंग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है, तो आप क्यों आ रहे हो। इसमें एक बात और कह दी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। प्रश्न आएगा, कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। याद करो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति में एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब चर्चाएं करेंगे। इसमें बस इतना ही है। हेडिंग लगाओ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, और इसमें नीचे वाले लाइन से डैश करके लिखो, गोलकनाथ, सॉरी इसको सही कर लेना, गोलकनाथ है ये, है ना। बोल दिया करो आप। हाँ, समझ गए ना आप लोग, है ना। लिखो, इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, यहां कोई फेरबदल नहीं हुआ, सेम एज इट इज चर्चाएं चल रही है। वाद योग्य नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब हमें अब तक जो रिजल्ट मिला है वो मिला है कि इसमें ना तो ये अंग है प्रस्तावना का और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है और ना ही ये क्या है, वाद योग्य है। अगला जो तीसरा आता है वो लगाओ हेडिंग वाद नंबर 3। केशवानंद, केशवानंद बनाम, केशवानंद बनाम भारत संघवाद, केशवानंद बनाम भारत संघवाद। और ये आता है 1973। ये सबसे महत्वपूर्ण वाद है ना, इसमें स्टार लगा लेना, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। समझ गए क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसको ऐसे करो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। हाँ, इसको थोड़ा सही कर लो, ये केरल से था, केशवानंद भारती केरल से थे। ये सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आता है और इसमें पूरे निर्णय बदल दिए जाते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर दिया जाता है। इसमें मान लिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें मान लिया जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, परंतु मूल संरचना में नहीं किया जा सकता। इसकी चर्चाएं हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।